नमस्कार साथियों। नमस्ते दीपक जी, नीरज जी नमस्कार, अवधेश जी नमस्कार। मैंने बोलना शुरू कर दिया है। राम नरेश जी नमस्कार। मित्रों, प्रदीप जी नमस्कार। नमस्कार वरुण सर, मैं देख रहा हूँ आप लोगों का कमेंट। हाँ अवधेश जी, मैं शुरू कर रहा हूँ। आवाज़ की स्थिति भी अभी आप लोग बता देंगे। वैसे मैंने माइक लगा लिया है साथ में। आप सब साथियों को जो समकालीन जनमत के पेज के माध्यम से आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप सबको मेरा बहुत बहुत नमस्कार, सबको बहुत प्रेम और समकालीन जनमत का बहुत शुक्रिया कि एक कवि के रूप में मुझे याद करने के लिए। अब तक का जो मेरा संबंध रहा है वो पहले तो एक लंबे अरसे तक एक पाठक के रूप में और उसके बाद अनुवादक के रूप में काफ़ी मैंने समकालीन जनमत के लिए अनुवाद किए। ये पहला मौका है जब समकालीन जनमत ने मुझे कविताएं पढ़ने के लिए कहा है। और नमस्कार बलभद्र सर, दुर्गा सर नमस्कार आप सबको, योगराज जी नमस्कार। तो आज का ये सत्र 30-40 मिनट का ये समय है, इसका इस्तेमाल मैं अधिकतम करने की कोशिश करूँगा कविताएं पढ़ने में। और आज के इस सत्र को सबसे पहले मैं बता दूं कि मैं समर्पित करना चाहता हूं अपने प्रिय कवि, जन कवि रमाशंकर यादव विद्रोही जी को। तो आज का मेरा कविता पाठ का ये सत्र विद्रोही जी की याद को समर्पित होगा। और इसीलिए शुरुआत मैं 3 छोटी कविताओं से करूंगा जो किसी न किसी रूप में, किसी न किसी कारण से विद्रोही जी के चलते, विद्रोही जी की स्मृति में, विद्रोही जी को याद करते हुए लिखी गई थी। उनमें विद्रोही जी हैं, उनमें जेएनयू है। और आप जानते हैं कि बिना विद्रोही जी के जेएनयू और बिना जेएनयू का विद्रोही जी, वो एक लगता नहीं कि दोनों लोग अलग हो सकते हैं। तो मैं वहाँ से शुरू करूँगा। और फिर साथी जानते हैं कि इलाहाबाद में मेरी पढ़ाई लिखाई हुई, सुराव में मेरा घर है दलईपुर, तो वहाँ अवधी मेरी मातृभाषा है। तो कुछ कविताएं मैं अवधी की भी पढ़ूँगा, अवधी के 2-3 गीत और कुछ कविताएं। संजय जोशी जी नमस्कार। मैं शुरू कर रहा हूँ। फिर इलाहाबाद में रहते हुए, फिर इलाहाबाद में पढ़ाई करने के दौरान ही फिर मैं नौकरी के लिए मुझे जाना हुआ, तो मैं जबलपुर गया। तो 2 नज़में हैं आज मैं यहाँ सुनाऊंगा, कहीं और सुनाई नहीं गई हैं अभी, वो ऐसे ही रखी हुई थी। तो इलाहाबाद से जबलपुर जाने के बाद और फिर मुंबई जाने के बाद एक नज़म मुंबई में लिखी गई और एक नज़म जबलपुर में लिखी गई। तो वो 2 नज़में, एक इलाहाबाद और एक चिट्ठी लिखने की आदत, ये 2 नज़में हैं। कुछ अवधी लोकगीत जैसे मैंने कहा, 1-2 अवधी की कविताएँ और 2-3-4 खड़ी बोली की कविताएं जो संग्रह में नहीं पढ़ी होंगी आपने। और एक जो मेरा संग्रह है सपने में दलईपुर, जो 2016 में प्रकाशित हुआ था कथा प्रकाशन इलाहाबाद से। तो जिन लोगों ने पढ़ा है उसमें भी एक ख़ास किरदार जिनको बहुत मैं समझता हूँ इस समय याद किए जाने की ज़रूरत है, अब वो इस दुनिया में नहीं है, तो उनको याद करते हुए एक अंश मैं उस कविता का पढ़ूंगा। सपने में दलईपुर जो कविता है उसका मैं एक अंश पढ़ूंगा। और अगर समय बचेगा तो कुछ गज़लें भी जो इधर बीच लिखी गई हैं वो मैं पढ़ूंगा। तो मैं शुरुआत करता हूँ। सबसे पहले ये भी मुंबई में लिखी गई कविता थी जो विद्रोही जी की याद को समर्पित है। तो विद्रोही जी को याद करते हुए ये कविता मैं पढ़ता हूँ। मार सकते हो तुम रोहित को, मार सकते हो तुम रोहित को, डाल सकते हो जेल में जेएनयू के छात्रों को, जला सकते हो तुम घर दुकानें बस्तियाँ, काट सकते हो तुम मंदिर मस्जिद में सुअर या गाय। जला सकते हो तुम घर दुकानें बस्तियाँ, काट सकते हो तुम मंदिर मस्जिद में सुअर या गाय। पेड़ों पर टांग सकते हो तुम जिंदा लड़कियाँ, तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा ताकत है। पेड़ों पर टांग सकते हो तुम जिंदा लड़कियां, तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा ताकत है। उस ताकत का इस्तेमाल तुम लोगों को मारने कुचलने में करते हो। दूसरी तरफ एक निहत्था कवि खुद को बचाने की गुहार लगाता है।
दूसरी तरफ एक निहत्था कवि खुद को बचाने की गुहार लगाता है, वह गुहार ही उसकी ताकत बन जाती है। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण हर दिशा के लोग उसकी गुहार को दोहराने लगते हैं। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण हर दिशा के लोग उसकी गुहार को दोहराने लगते हैं। जंगलों और यूनिवर्सिटियों से लेकर बंबई की माया नगरी तक गूंजती है उसकी कविता। जंगलों और यूनिवर्सिटियों से लेकर बंबई की माया नगरी तक गूंजती है उसकी कविता। कांपने लगते हैं तुम्हारे पांव, कांपने लगते हैं तुम्हारे पांव। वह नहीं डरेगा क्योंकि वह विद्रोही है, वह नहीं डरेगा क्योंकि वह विद्रोही है। तुम पलटी मार जाओगे, तुम पलटी मार जाओगे क्योंकि तुम संघी हो। ये कविता 2016 में जब रोहित वेमुला की सांस्थानिक हत्या हुई थी, तो उस समय जो हम लोग प्रदर्शन और आंदोलन चल रहा था, उस दौरान जब मैंने विद्रोही जी कविताओं का इस्तेमाल मुंबई में देखा, और तब हमने देखा, और ये जो अंत कविता का हुआ है वो उसी आचरण से हुआ है जब लोगों ने कुछ और बताना शुरू कर दिया था रोहित वेमुला को। इसी तरह एक और कविता विद्रोही जी को समर्पित मैं सुनाना चाह रहा हूँ। उसका शीर्षक है बिकने को मजबूर लोग, बिकने को मजबूर लोग। असल में शायद 2012 या 2013 में कवि वसंत त्रिपाठी जी ने एक कविता लिखी थी, बिके हुए लोग, वो मैंने पढ़ी थी। तो इसका शीर्षक काफ़ी कुछ उससे मिलता है, और एक तरह से उसको पढ़ने के बाद एक मन में प्रतिक्रिया उभरी थी, और उसके बाद मैंने ये कविता लिखी थी। बिकने को मजबूर लोग। बिके हुए लोग हुक्म बजा लाते हैं, बिके हुए लोग हुक्म बजा लाते हैं। आपकी छाँव पर नाचते हैं, आप उन्हें ओढ़ें बिछाएं या सड़क पर दौड़ाएं, मर्जी आपकी। बिके हुए लोग हुक्म बजा लाते हैं, आपकी छाँव पर नाचते हैं, आप उन्हें ओढ़ें बिछाएं या सड़क पर दौड़ाएं, मर्जी आपकी। मगर गफलत मत पालिएगा, मगर गफलत मत पालिएगा ऐसी बिकने को मजबूर लोगों के बारे में, वो लोग जो श्रम बेचते हैं। मगर गफलत मत पालिएगा ऐसी बिकने को मजबूर लोगों के बारे में। होशियार करना मेरा फ़र्ज़ है, होशियार करना मेरा फ़र्ज़ है, बाकी आपकी मर्ज़ी। इसी तरह जैसे अपनी ही मर्ज़ी से बिकते हैं बहुत सारे लोग, जो नाचते हैं आपकी मर्ज़ी पर बिजली के पंखे की तरह। उसी तरह जैसे अपनी ही मर्ज़ी से बिकते हैं बहुत सारे लोग। आप देखते हैं अभी मध्य प्रदेश में कुछ दिनों पहले सरकार बनी है, तो अपनी मर्ज़ी से लोग गए हैं वहाँ पर, बिके हुए हैं। उसी तरह जैसे अपनी ही मर्ज़ी से बिकते हैं बहुत सारे लोग, जो नाचते हैं आपकी मर्ज़ी पर बिजली के पंखे की तरह। मगर बिकने को मजबूर लोग मजबूरी से उबरने की हर कोशिश भी करते रहते हैं। मगर बिकने को मजबूर लोग मजबूरी से उबरने की हर कोशिश भी करते रहते हैं, और अपनी मेहनत की कीमत भी वाजिब मांगते हैं वो। आपको याद आएगी जनी जनिहा मनैया, तो वहीं से ये प्रेरणा लेते हुए ये पंक्ति आई है कि मगर बिकने को मजबूर लोग मजबूरी से उबरने की हर कोशिश भी करते रहते हैं, और अपनी मेहनत की कीमत भी वाजिब मांगते हैं वे अपने खरीदारों से। ऐसे लोगों से होशियार कर रहा हूं मैं आपको, जिनका इतिहास आदि विद्रोही की उपस्थिति से जगमग है, जो सिर्फ अपना श्रम बेचते हैं, हुनर बेचते हैं, दिमाग नहीं। जो सिर्फ अपना श्रम बेचते हैं, हुनर बेचते हैं, दिमाग नहीं। वे न तो आपकी गुलामी करेंगे न किसी और की दलाली। वे न तो आपकी गुलामी करेंगे और न किसी और की दलाली। कोई शुबहा है आपको तो जाइए जेएनयू और मिलिए विद्रोही से। कोई शुबहा है आपको तो जाइए जेएनयू और मिलिए विद्रोही से। तब विद्रोही जी थे और अगुआ पंक्ति में खड़े रहते थे जेएनयू के सारे आंदोलनों में। ये उस समय 2013 की कविता। और अब जब जेएनयू का जिक्र आया ही है, तो अभी बहुत हाल ही में एक आंदोलन जो हुआ, जेएनयू में फीस बढ़ी और वहाँ के विद्यार्थियों ने, छात्रों ने एक ज़बरदस्त आंदोलन खड़ा किया, और बहुत भयानक दमन उसका हुआ। बहुत सारे लोग, मतलब उस समय बड़ा विभत्स दृश्य था जब हम देखते थे तस्वीरें अखबारों में और टीवी पर, तो बहुत यहाँ या वैकल्पिक मीडिया पर बहुत दुखद स्थिति थी वो, और बहुत क्रूरतापूर्वक जो है वो छात्रों के साथ मारपीट, हमला और जान लेने तक की कोशिश की, आंख फोड़ देने तक की कोशिश की गई। तो
तब मुझे ये कविता लगा कि आज विद्रोही जी को जब मैं इस सत्र को समर्पित कर रहा हूँ तो जेएनयू के बच्चे शीर्षक अपनी कविता में यहाँ पर प्रस्तुत कर दूँ। जेएनयू के बच्चे, इसी अभी जो पिछला आंदोलन हुआ था फीस वृद्धि के खिलाफ, वहीं उसी वक्त ये कविता जो है लिखी गई। जेएनयू के बच्चे जो आर पार की लड़ते हैं, जो आर पार की लड़ते हैं, जो सत्ता की आंखों में बनकर एक किरकिरी गढ़ते हैं, वे जेएनयू के बच्चे हैं। जो आर पार की लड़ते हैं, जो सत्ता की आंखों में बनकर एक किरकिरी गढ़ते हैं, वे जेएनयू के बच्चे हैं। जो झूठ लूट की बलि चढ़ते, जो झूठ लूट की बलि चढ़ते, पर पढ़ने की खातिर लड़ते, लड़ते पढ़ते आगे बढ़ते। जो झूठ लूट की बलि चढ़ते, पर पढ़ने की खातिर लड़ते, लड़ते पढ़ते आगे बढ़ते, वे संविधान, वे लोकतंत्र, वे मणिपुर, वे उत्तराखंड। वे संविधान, वे लोकतंत्र, वे मणिपुर, वे उत्तराखंड, वे घाटी की तालाबंदी, वे बस्तर की गोलीबारी, वे महाराष्ट्र के शेतकरी की बात उठाते चलते हैं, वे जेएनयू के बच्चे हैं। वे संविधान, वे लोकतंत्र, वे मणिपुर, वे उत्तराखंड, वे घाटी की तालाबंदी, वे बस्तर की गोलीबारी, वे महाराष्ट्र के शेतकरी की बात उठाते चलते हैं। हाँ, जेएनयू के बच्चे हैं, वे जेएनयू के बच्चे हैं। सामाजिक न्याय मांग उनकी, सामाजिक न्याय मांग उनकी, वे खड़े जहां मानवाधिकार, वे आज़ादी के दीवाने, वे ही आज़ादी के रक्षक। सामाजिक न्याय मांग उनकी, वे खड़े जहां मानवाधिकार, वे आज़ादी के दीवाने, वे ही आज़ादी के रक्षक। वे भगत सिंह, वे ही चंदू, वे भगत सिंह, वे ही चंदू, वे लाल सितारे चमक रहे, अंगारे जैसे दहक रहे, उनकी आंखों में सपने हैं। वे लाल सितारे चमक रहे, अंगारे जैसे दहक रहे, उनकी आंखों में सपने हैं। वे सारे सपने प्यारे हैं, वे सारे सपने सच्चे हैं, वे जेएनयू के बच्चे हैं, वे जेएनयू के बच्चे हैं। वे ही आज़ादी के रक्षक, वे भगत सिंह, वे ही चंदू, वे लाल सितारे चमक रहे, अंगारे जैसे दहक रहे, उनकी आंखों में सपने हैं। वे सारे सपने प्यारे हैं, वे सारे सपने सच्चे हैं, वे जेएनयू के बच्चे हैं, वे जेएनयू के बच्चे हैं। हाँ, वे जेएनयू के बच्चे, हाँ वे जेएनयू के बच्चे जो खून बहा देते अपने हक की खातिर। हाँ, वे जेएनयू के बच्चे जो खून बहा देते अपने हक की खातिर, जिनको मालूम बराबर है सत्ताधारी कितना शातिर। हाँ, वे जेएनयू के बच्चे जो खून बहा देते अपने हक की खातिर, जिनको मालूम बराबर है सत्ताधारी कितना शातिर, जिनके शरीर के भीतर केवल आत्मा है। ये अपनी आत्मा की ताकत से ही वो लड़ते हैं इस बहुत ताकतवर सत्ता से। जो जेएनयू के छात्र हैं वो केवल आत्मा की ताकत से लड़ते हैं। उनके शरीर में कोई कुछ बहुत प्रोटीन, विटामिन, फैट नहीं भरा हुआ है कि उससे लड़ते हैं, वो उस आत्मा की शक्ति से लड़ते हैं। हाँ, वे जेएनयू के बच्चे जो खून बहा देते अपने हक की खातिर, जिनको मालूम बराबर है सत्ताधारी कितना शातिर, जिनके शरीर के भीतर केवल आत्मा है, उस आत्मा की ताकत ही उनकी ताकत है। वह ताकत सत्ता तंत्र के लिए अक्सर बनती आफत है। वो पीछे लौटना पड़ता है, उनको वीसी को पलटी मारना पड़ता है। वह ताकत सत्ता तंत्र के लिए अक्सर बनती आफत है, वरना तो क्या हीमोग्लोबिन, क्या प्लेटलेट्स, प्रोटीन, विटामिन और फैट कुछ भी ना है। वरना तो क्या हीमोग्लोबिन, क्या प्लेटलेट्स, प्रोटीन, विटामिन और फैट कुछ भी ना है खाली पेट बंधी मुट्ठी, है खाली पेट बंधी मुट्ठी, संसद की जानिब बढ़े चले, देखो देखो वे जेएनयू के बच्चे हैं, वे जेएनयू के बच्चे हैं, वे जेएनयू के बच्चे हैं। ये जब संसद की ओर मार्च हुआ था और भारी हमला उसके मार्च के ऊपर हुआ था, ये उस दिन कविता है। क्रांतिबोध जी शुक्रिया कह रहे हैं, आलोक सर नहीं बदलेंगे। मेरे लंबे लंबे नारे याद आ रहे होंगे आपको। इसी तरह ये कविता भी इस तरह कुछ घूम कर खुल गई है। तो इन तीन छोटी कविताओं के साथ विद्रोही जी को नमन करते हुए मैं अब आगे बढ़ता हूं, और मेरा विचार है कि अब प्रेम शंकर जी भी आ गए हैं, देख रहे हैं, तो इलाहाबाद के साथियों के लिए इलाहाबाद नज़्म पेश कर दी जाए, ऐसा मैं सोच रहा हूं इसी वक्त। तो इलाहाबाद नज़्म है, वो मैं अभी सुनाता हूं। संध्या जी, नमस्कार, संध्या नवोदिता जी आ गई हैं। तो अब ये
जो कविताएं हैं अभी आगे भी जो मैं पढ़ूंगा, ज़्यादातर कविताएं ये स्मृति से पैदा हुई कविताएं हैं, याद से उपजी हुई कविताएं हैं, अपने प्रियजनों को याद करते हुए ही ये कविताएं बनी हैं। तो ऐसे ही ये इलाहाबाद नज़्म है। तो इसमें ये कोई बहुत मुकम्मल नज़्म नहीं है इलाहाबाद को लेकर के, लेकिन जो लोग बहुत याद आए उस दिन, जिस दिन मैं इस नज़्म को लिख रहा था, वो लोग इसमें मिलेंगे आपको। आज जो लोग इस लाइव को देख सुन रहे हैं, इसमें कुछ लोग वो भी हो सकते हैं, आप देखेंगे। ये नज़्म है, मैं तरन्नुम में ही इसको पढ़ देता हूँ। मेरी यादों में है इलाहाबाद, जिंदाबाद इलाहाबाद। शुक्रिया नरेश जी। मेरी यादों में है इलाहाबाद, मेरी यादों में है इलाहाबाद, वो मेरा गांव, मेरा नगर, मेरा शहर भी है। वो मेरा गांव, मेरा नगर, मेरा शहर भी है। वो मेरा काफिया, रदीफ और बहर भी है। वो मेरा गांव, मेरा नगर, मेरा शहर भी है। वो मेरा काफिया, रदीफ और बहर भी है। जो मेरी जिंदगी में पहला प्यार रह आया, जो मेरी जिंदगी में पहला प्यार रह आया, वो गंगा जमुना के उस प्यार की लहर भी है। जो मेरी जिंदगी में पहला प्यार रह आया, वो गंगा जमुना के उस प्यार की लहर भी है। वो मेरे तंग दिनों में भी रहा जिंदा दिल, वो मेरे तंग दिनों में भी रहा जिंदा दिल। जो मेरी मुश्किलों पे टूटता वो कहर भी है। जो मेरी मुश्किलों पे टूटता वो कहर भी है। तो मैं उसी को कहा करता हूँ रोज जिंदाबाद। मेरी यादों में है इलाहाबाद, मेरी यादों में है इलाहाबाद, मेरी यादों में है इलाहाबाद। दूसरा, मेरी समूची जिंदगी की वह कचहरी है। यहाँ मतलब जो न्याय जहाँ पर होता है, जहाँ चीज़ें तय होती हैं, तो जो मेरा जीवन तय हुआ वो इलाहाबाद में तय हुआ, इसीलिए मैं उसे कचहरी कहता हूँ। मेरी समूची जिंदगी की वह कचहरी है। छाँव है, धूप है, मगरिब है वह दोपहरी। मेरी समूची जिंदगी की वह कचहरी है। छाँव है, धूप है, मगरिब है वह दोपहरी है। मेरे अब तक बचे होने की वजह एक वही, लिखने पढ़ने खड़े होने की वजह एक वही। मेरे अब तक बचे होने की वजह एक वही, लिखने पढ़ने खड़े होने की वजह एक वही। रहूं कहीं भी मगर, रहूं कहीं भी मगर, मरने की जहाँ पे मुराद, बस वही शिव कुटी फाफा मऊ रसूलाबाद। मेरी यादों में है इलाहाबाद, मेरी यादों में है इलाहाबाद। और अपने कुछ साथियों को याद कर रहा हूँ 4 पंक्तियों में। यही मुझको मिले थे तूलिका और मृत्युंजय, यही मुझको मिले थे तूलिका और मृत्युंजय। दुर्गा सर शून्य में कुछ ताकते जैसे संजय। उन दिनों दुर्गा सर दिल्ली में रहा करते थे जब मुझसे मुलाकात हुई, और बड़े गुमसुम रहा करते थे, और बस ऐसे कहीं किसी शून्य में ताकते हुए कोई बात कहते तो बड़े मार्के की बात कहते थे। यही मुझको मिले थे तूलिका और मृत्युंजय, दुर्गा सर शून्य में कुछ ताकते जैसे संजय। और सचमुच बता देते वो कोई गहरी बात, और सचमुच बता देते वो कोई गहरी बात।
दिल्ली से छूट कर आते थे जब इलाहाबाद, मेरी यादों में वो इलाहाबाद, मेरी यादों में है इलाहाबाद। और अब अगली 4-6 पंक्तियों में जो इलाहाबाद का साहित्य जिसने बहुत नाम किया है दुनिया में, उसे याद कर रहा हूँ। यहीं देखा किसी ने कोई तोड़ती पत्थर, यहीं देखा किसी ने कोई तोड़ती पत्थर, यहीं सुलझाए गए थे किसी के तिमिर केश, यहीं देखा किसी ने कोई तोड़ती पत्थर, यहीं सुलझाए गए थे किसी के तिमिर केश, यहीं गुनाह किसी देवता ने कर डाला, यहीं गुनाह किसी देवता ने कर डाला, यहीं अतीत के चलचित्र की मिली सौगात। मगर ये कालजयी कृतियाँ इलाहाबाद में रची गईं, लेकिन एक थोड़ा अभी जो स्थिति है उसको देख करके अफसोस होता है, तो 2 पंक्तियाँ उस पर हैं। यहीं गुनाह किसी देवता ने कर डाला, यहीं अतीत के चलचित्र की मिली सौगात, भूल बैठा है फक्कड़ी के तराने यारो, भूल बैठा है फक्कड़ी के तराने यारो, निराला का महादेवी का वो इलाहाबाद, निराला का महादेवी का वो इलाहाबाद, मेरी यादों में है इलाहाबाद। साहित्य से जुड़ी जो बातें घटित हुई हैं 6 पंक्तियों में, उनका जिक्र है। नई कहानी की उठी थी बात इसी जगह, नई कहानी की उठी थी बात इसी जगह, इसी जगह से उठी थी नई कविता की बात, नई कहानी की उठी थी बात इसी जगह, इसी जगह से उठी थी नई कविता की बात, कितनी मेहनत से यहाँ मिलती डिप्टी कलेक्टरी, कितनी मेहनत से यहाँ मिलती डिप्टी कलेक्टरी, बबुआ की जिंदगी का सच बताते अमरकांत, तो हर नई बात को जगह दी अदब में इसने, हर नई बात को जगह दी अदब में इसने, शेखर जोशी मार्कंडेय का इलाहाबाद, मेरी यादों में है इलाहाबाद, मेरी यादों में है इलाहाबाद। और अब जहाँ मैं पढ़ता रहा, हिंदी विभाग इलाहाबाद विश्वविद्यालय, उसे याद कर रहा हूँ।